Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss stereochemistry. It is a very important topic for the organic chemistry. यह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही साथ इसका हर जगह यूटिलाइजेशन है। इसमें से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे आते हैं और कुछ ऐसे है कि हर जगह रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे जो है कैसे हम आगे की चीजें करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम छोटी छोटी चीजें जानेंगे, जो छोटे डिफिनीशंस हैं उसको जानेंगे, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हमें दो चीजें और वो डिस्कस करनी होती हैं। जैसे हमें ये जानना होता है कि व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जो डिस्कशन करते हैं वो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट होता है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत पता है तो बताएं। आइसोमेरिज्म क्या होता है या आइसोमर्स क्या होते हैं? सर, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। क्या हुआ, क्या होता है? सर, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। हाँ हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उनका क्या होता है, अरेंजमेंट अलग होता है, या कहें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, हम शॉर्ट में लिख दें, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला और अरेंजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट एंड डिफरेंट। तो जब भी ये फेनामेना होगी तो उस केस को हम फिर आइसोमेरिज्म कहेंगे। और जब जो आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सेम फार्मूले से, उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। तो जो स्ट्रक्चर से मिलते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं सेम फार्मूला से, वो आइसोमर्स होते हैं, और जो फेनामेना होता है वो होता है आइसोमेरिज्म। अब देखिए, इसमें ही दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें डिस्कस करना होता है। एक तो होता है कि वो आइसोमर्स जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से होते हैं, और एक वो दूसरे आइसोमर्स जो जिनमें हम देखते हैं कि ग्रुप का और एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही जैसा होता है, बट उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, वो डिफरेंट हो जाता है। तो उस केस में भी हमारे दूसरे आइसोमर्स बनते हैं। तो जब भी स्ट्रक्चर में चेंज होगा उस केस में आइसोमेरिज्म होगा, तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। और जब भी फंक्शनल ग्रुप सेम हो, बस बॉन्ड का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जिसके कारण वो अलग ही प्रॉपर्टी शो करे, तो उस केस में हम उसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो जो आपके आइसोमेरिज्म है टू टाइप से होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखिए ये बहुत ही पहले से आप जानते हैं, ये तो 11 मतलब 12th में ही पढ़ा दिया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आप देखें कि एमएससी में आने के वजह से, बीएससी एमएससी में इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ज्यादा डिटेल होता है, और 11th में 12th में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में करते हैं, और फिर लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड का स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर लेते हैं, और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो ये एक कैटेगरी हो गई, और सेकंड कैटेगरी जो हो गई वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हिंदी में से त्रिविम समावयवता, हिंदी में से त्रिविम समावयवता कहते हैं, इसको कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो वो तो इसको यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना है, बट ये त्रिविम कहने का मतलब 3D आइसोमेरिज्म।
तो एक्चुअली ये देखा जाए तो 3D आइसोमेरिज्म है। 3D आइसोमेरिज्म एक्चुअली ये चीज होती है कि 3D आइसोमेरिज्म है। 3D स्पेस में जब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है और उसमें जो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो उस केस में 3D आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। अब बताएं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कई तरह के होते हैं, तो इसके भी कई टाइप्स होते हैं, मेनी टाइप्स होते हैं। मेनली आप जो डिस्कस करते हैं वो 5 टाइप का होता है, लेकिन और भी इसमें हो सकते हैं तो उसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट हो गया चेन आइसोमेरिज्म। यू नो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म छोटा छोटा लिखेंगे ताकि एक ही लाइन में हट जाए। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में डिफरेंस होगा। सपोज कीजिएगा आपके पास है नॉर्मल पेंटेन है और आइसोपेंटेन है, नियो पेंटेन है, तो चेन में क्या हो गया, एक तो लीनियर है, फिर ब्रांचिंग हो गई, एक ब्रांच आया, फिर 2 ब्रांच आ गए, तो इस तरह से आइसोमेरिज्म हो गई। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हमने इसका बना दिया सिंपल सा C5H12 को अगर हमने बना दिया तो एक तो हो गया N पेंटेन, हम नाम लिख देते हैं, स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे, और आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड थर्ड एक इसका और स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो ये आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फर्स्ट एक तो ये हो गया। नेक्स्ट में हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो जैसे नाइट्रो कंपाउंड एंड नाइट्रोसो कंपाउंड में डिफरेंस हो जाता है, तो दोनों ही डिफरेंस हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है। जैसे हमने एक कंपाउंड बना दिया CH3NO2, तो एक तो ये हो गया, एंड हम लिख सकते हैं CH3ONO, ये वाला एक फार्मूला हो गया। तो नाइट्रो हो गया, ये नाइट्रोसो कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सपोज कीजिए कि आपने एस्टर ले लिया है और एसिड ले लिया है, तो एस्टर एंड एसिड का भी बन सकता है। एस्टर एंड एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप देखें इस तरह का हम बना दें CH3COO हमारे पास ये है अगर, तो एक बार इसको दोबारा हम जो कर देते हैं CH3COO ये हो गया, एंड हम लिख सकते हैं CH3CH2COOH। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, एक तो एस्टर हो गया और दूसरा एसिड हो गया। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इसमें आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात कर लें तो ये होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म उसके बाद से स्ट्रक्चरल में होता है आपका टाटोमेरिज्म। अब इसके बाद कोई बताइए, इसके बाद कोई आपको पता है? सर रिंग चेन। हाँ, रिंग चेन, रिंग चेन एंड और पोजीशन। यस पोजीशन, ये इतने ही होते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसकी एग्जांपल्स तो आपको पता है ना, हमें तो आगे नहीं डिस्कस करने होंगे। बस मेटामेरिज्म में क्या होता है कि डबल बॉन्ड या कीटोन की जो पोजीशन होती है वो आपकी बदलती रहती है। जैसे क्या होता है कि कोई अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, सपोज कीजिए आपके पास ये ग्रुप है CO ये है, फिर इसके बाद से आपके पास है डबल बॉन्ड की पोजीशन, इससे भी जो जुड़े हुए ग्रुप है उनकी, या आपके पास NHONH है, या आपके पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उनमें जब डिफरेंस होगा R1 R2 में साइज में जब डिफरेंशिएशन होगा तो मेटामेरिज्म होगा, क्योंकि बीच में जो ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होगी। एक्चुअली देखा जाए तो कभी कभी ये बातें ये बात थोड़ा डिफरेंट लगता है कि इसमें भी जैसे कीटोन है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, तो देखा जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म से मैच करता है। बट हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं,
पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट जो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिएगा आपके पास है CH3 CH2 CH2O और एक बार यही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ आ जाए तो एल्काइल ग्रुप का साइज चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको डिफरेंट रखते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक चेन सेम रहती है बट उसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ के जो एल्काइल ग्रुप है उनकी साइज बदलती है। तो एक तरफ 3 हो गया, एक तरफ 2 हो गया, जैसे एक तरफ 2 हो गया, एक तरफ 2 1 हो गया। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास है ईथर का, तो ईथर का एक एग्जांपल हम ले यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास ईथर है, तो ईथर कीटोन को हटाते हैं, ईथर ही ले लेते हैं, ईथर का ही C2H5O C2H5 एंड अब आपके पास CH3H7O CH3। तो ये दोनों क्या हो गए मेटामेरिज्म वाले एग्जांपल हो गए क्योंकि अल्काइल ग्रुप दोनों के चेंज हो गए। टाटोमेरिज्म तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाटोमेरिज्म का रिंग चेन भी पता है आपको कि एल्कीन के साथ और रिंग के साथ जो बनेगा। सपोज कीजिए आपके पास है ये वाला CH2 CH3 CH2 CH CH2 एंड और एक दूसरा आप इसका ये बना दीजिए तो रिंग हो गया। तो इस तरह से आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हम एक ये लिख देते हैं CHOH एंड CH3। तो इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये है और इसके एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप के हमने ऊपर लिख दिया और इसके एन पेंटेन आइसोपेंटेन न्यू पेंटेन ये जो एग्जांपल लिखा है ये चीजें होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। स्टीरियो आइसोमर्स भी की बात कर लिया जाए तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं स्टीरियो लिखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट इज टू टाइप आल्सो। फर्स्ट इज कौन सा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल, तो ये तो बहुत ही छोटा होता है, इसमें तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ही इसके अंदर रखते हैं। तो ये एक होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। तो आपके पास दो हो गए स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक चीज और इसका दूसरा नाम भी जानते हैं कि देखिए ये जो 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो 3D स्पेस में ग्रुप का बॉन्ड के अलॉन्ग अरेंजमेंट होता है उसको कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। तो अगर अलग अलग आइसोमर्स है तो उनके कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसलिए कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स मतलब इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो आइसोमर्स होंगे और जो फेनोमेना होगी वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है। तो इस तरह से आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट्स हैं। तो इसे हमें डिस्कस करना है बहुत ही डिटेल में क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर आवर एग्जाम। ये हम लोग के एग्जाम्स के लिए और इट इज स्टडी ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, the study of stereo isomerism is
अंडर स्टीरियोकेमिस्ट्री, अंडर स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसी को हम केवल स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो आपको टॉपिक डिस्कस करने हैं उसको कर सकते हैं। तो टॉपिक ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर दें, टॉपिक्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। स्टीरियो केमिस्ट्री मैं लिख देता हूं, हालांकि सिलेबस आपको दिया होता है, बट यहाँ पे हम लिख देंगे तो हम लोग उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। तो 3D मॉलिक्यूल्स को जो डिस्कस करते हैं उसमें भी हमारे पास जो टाइप्स हैं वो तो एक आप वेल नोन आपको पता है, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन भी होगा, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन या रिप्रेजेंटेशन, ये कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। देखें कि इस 3D मॉलिक्यूल का एक्चुअली देखा जाए तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, दिट इज 2D रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली देखा जाए तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन। और ये जो फ्लाइंग वेज हम बात करते हैं ये 3D होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन। हम कोई भी जो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल देखेंगे तो उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको दिखते पे मिलता है कि एक प्लेन डाले, उस प्लेन के आगे पीछे कैसे ग्रुप्स अरेंज होते हैं, तो वो जो देखने को मिलेगा तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम इसमें दिखाते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा वो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में हम करते हैं। तो ये डिटेल होता है और ये फिशर प्रोजेक्शन में कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि 3D है तो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उस केस में हम कुछ रूल्स तो फॉलो करेंगे। फिर है आपके पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 1 कार्बन एंड मोर देन 1 कार्बन में भी अप्लाई होते हैं ये दोनों, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लिखने जा रहे हैं वो होगा साहस, नाम सुना है ना, साहस प्रोजेक्शन कर दीजिए, प्रोजेक्शन ये मोर देन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स में ही लागू होगा, 1 कार्बन एटम में नहीं लागू होगा। एंड डी हो जाएगा न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान projection, it is also in 2 carbon, more than 2 carbon, more than 2 कार्बन एटम, इसमें हम लागू करेंगे, उसे 1 वाले में लागू नहीं होता। तो ये तो 1 में भी होंगे, ये 1 में भी होंगे और उसके ऊपर वाले में भी होंगे, बट ये दोनों जो है मोर देन 2 ही होगा, उससे ऊपर जब रहेगा तभी हम दिखाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। तो देखिए इनकी जो जरूरत पड़ती है आगे पड़ेगी, सबसे पहले इनको पड़ती है, और डिटेल में जो आपको जानना चाहिए वो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जब हम फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल को रख के ही एक दूसरे पर मैक्सिमम टाइम सुपर इम्पोजेबल कराते हैं, हालांकि फ्लाइंग वेज में भी रख के हम कराते हैं, बट फिशर प्रोजेक्शन में आदमी को आसानी दिखती है कि एक प्लेन में होता है, फिर हम रख के देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड इसका जो है वो होगी कैरल्टी। तो कैरल्टी तो होगी, लेकिन हम उसके पहले RS एंड EZ नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो सेकेंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इसमें है नॉमेनक्लेचर करेंगे। थर्ड टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो है कायरल्टी। कायरल्टी, कायरल्टी में हमारे पास जो है सिमेट्री प्लेन्स, सिमेट्री एलिमेंट्स भी डिस्कस करना है, सिमेट्री एलिमेंट्स इसको डिस्कस करना है इसके अंदर, और उसी के साथ हम एग्जांपल्स देखेंगे ओपन चेन में भी और रिंग चेन में भी। अब हमारे पास जो होगा इसके अंदर जो बातें करेंगे वो हो गए
Chivality due to chival center, इसके थ्रू होगी। Chivality due to linear chivality, chivality due to linearity कर सकते हैं, linearity मतलब लीनियर कैविलिटी को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लेन कैविलिटी, तो ये इसमें डिस्कस करना है आपको। एंड फोर्थ टॉपिक इसकी जो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। नहीं, हाँ ठीक है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। देखिए इसमें जो हम लीनियर कैविलिटी डिस्कस करेंगे तो इसमें एलिन्स भी पढ़ेंगे, स्पाइरेंस भी डिस्कस करेंगे और बाइफिनाइल्स पढ़ेंगे। इसके अंदर होगा एलिन्स, स्पाइरेंस एंड बाइफिनाइल। बाइफिनाइल को डिस्कस कर लें लीनियरिटी वाले में, और कायरल प्लेन का हमारे पास अलग रहेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कायरल प्लेन के कुछ गिने चुने एग्जांपल होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस जिसमें ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ओपन एंड क्लोज चेन, ये दोनों तरह के सिस्टम डिस्कस करेंगे। यानी कि एथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, साथ में क्या करेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। और कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम जो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डिस्कस करने का वो है प्रोकाइवलिटी में एक तो सेंटर्स एंड फेसेस, ये दोनों डिस्कस करते हैं। प्रोकाइवल सेंटर्स, प्रोकाइवल फेसेस। तो प्रोकाइवल सेंटर एंड फेसेस, जिसमें होमोटॉपिक फेसेस या होमोटॉपिक सेंटर ये हम डिस्कस करते हैं। इनिशियोटॉपिक डिस्कस करते हैं, डायस्टियोटॉपिक डिस्कस करते हैं, ये चीज होता है। तो हम ये बातें करते हैं। फिर फिफ्थ में हमें डिस्कस करना है कुछ जो रिएक्शंस होते हैं, हालांकि क्रेम्स रूल को डिस्कस करेंगे इसमें। तो क्रेम्स रूल तो किसी रिएक्शन में भी आ जाएगा, तो वहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब डिस्कस करते हैं तो रूल्स होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री के टॉपिक बनते हैं जो आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन का पार्ट। तो फिशर हम देखते हैं, सबसे पहले 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अडॉप्ट करते हैं, और उस चीज को मैं लिख रहा हूँ। तो अब देखिए, हाँ आइए, फर्स्ट जो है फिशर प्रोजेक्शन। देखिए इसमें 3D मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस प्रोजेक्शन टेट्राहेड्रल molecule represented in 2D प्लेन। अब 2D प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कैसे है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें ये क्या करते हैं कि एडिटिव क्लास यूज करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट द 4 बॉन्ड्स वी यूज एडिटिव क्लास। एडिटिव क्लास का मतलब जो प्लस वाला साइन होता है वो यूज करते हैं। और ये जो सेंटर होता है बीच में, दिस सेंटर इज कॉल्ड
अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ये सेंटर, कार्बन सेंटर कर सकते हैं हम इसको, कार्बन सेंटर, दिस इज कॉल्ड कार्बन सेंटर। दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। तो कार्बन सेंटर होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो कायरल सेंटर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे। और ये जो आपके जो लाइंस दो बन रहे हैं, तो वन लाइन को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम लिख रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन करती है वो होती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अपने तरफ। और हम लिख सकते हैं अबव द प्लेन। हम अभी आपको मॉडल से बताएंगे वीडियो ऑन करके कि आपको समझ में आने लगेगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ये जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब हम और आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, वो हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। और हम लिख सकते हैं बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। देखिए ये जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम लोग एडिटिव क्लास से लिखते हैं। और एडिटिव क्लास में हम तो इसे दिखा रहे हैं प्लेन में, बट एक्चुअली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो प्लेन में होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें आपको जानना है वो ये होता है कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जो प्लेन पास होगी, इसके साथ फिशर प्रोजेक्शन जब हम बनाएंगे तो उस केस में जो प्लेन पास होगी, उस केस में क्या होगा कि वो कार्बन सेंटर से होके जाएगी। और कोई भी बॉन्ड, जो चारों बॉन्ड हैं, उस प्लेन में नहीं होंगे, या तो प्लेन के ऊपर होंगे या प्लेन के नीचे होंगे, इस तरह से रहेगा। तो सपोज कीजिए हम आपको दिखा रहे हैं एक मॉडल से, और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे होगा। ये हम दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो में, आप अपने वीडियो बड़ा कर लेंगे। देखें, ये आपके पास एक, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को आप देखें, ये वाला जो है आपके तरफ है, या हम अपनी तरफ कर लेते हैं, ये हमारी तरफ है, ये हमारी तरफ है। हमने जो अपनी तरफ पकड़ा है वो देखें, हमने जो पकड़ा है वो देखें। और प्लेन जो पास होगी वो यहाँ से, इस कार्बन सेंटर से। और ये जो दोनों वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है ऊपर वाली, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है, और ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन है। हम जहाँ खड़े हैं ये दोनों बॉन्ड हमारी तरफ आ रहे हैं, और ये दोनों हमारे पीछे जा रहे हैं, पीछे साइड, इधर को पीछे, और ये वाली पीछे जा रहे हैं हमसे, और ये हमारी तरफ आ रहे हैं। आप अगर देख रहे होंगे तो आपके सामने ये दोनों सामने दिख रहा होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपके तरफ ही कर देते हैं, ऐसे, तो ऐसे कर देते हैं। ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली, ये आपकी तरफ होगी, आपकी तरफ, और ये वाली जो है हमारे पीछे आ जाएगी। तो अब प्लेन जो पास होगी यहाँ से होगी, इस कार्बन सेंटर से ऐसे प्लेन पास करेंगे। और ये जो दोनों बॉन्ड है, जो वर्टिकल वाले, जो हॉरिजॉन्टल वाले, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ गौर से देखें तो एक प्लस बन रहा है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन, यहाँ से लाइन पास हुई। लाइन पास होने के बाद से ये एक सीधी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और ये लाइन जो इससे वर्टिकल दिखा रहे हैं वो वर्टिकल होगी। तो अब देखें, ये जो है आपकी तरफ है, आपकी तरफ, ये बाहर की तरफ है। इसको हम कहेंगे, जिसको कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द अबव द प्लेन। तो ये प्लेन अगर यहाँ से हम पास करते हैं तो प्लेन से ऊपर होगा, और ये वाली जो होगी, हम प्लेन यहाँ से पास कर रहे हैं तो प्लेन के पीछे होगी। तो प्लेन के पीछे होगी और ये प्लेन के आगे होगा। तो क्या होगा कि जो चारों के चारों बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, प्लेन से नहीं पास होंगे, प्लेन इस कार्बन सेंटर से बीच में पास होगी। और पास होने के बाद से ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, जो वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वाले हैं, और जो वर्टिकल वाले हैं वो पीछे हो जाएंगे।
ये चीज होगी आपका, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आप देखें यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखाएं तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे भी आप पलटेंगे टेट्राहेड्रल, हमने क्या किया यहाँ पे जितने भी एटम्स जोड़े हैं यहाँ पे सामने, वो सभी के सभी एटम्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर के ले लिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के जब आ गए तो इनको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये है आपको समझने के लिए कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब हम इसको बना दें इस तरह का, जब इसी को फ्लाइंग वेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है वो आप देखें, जो हमने अभी बताया है वो देखें। वो ये था कि हमने एक स्ट्रक्चर ये लिया, we have the structure Fisher projection, Fisher projection, Fisher projection, और ये सेंटर है आपका। तो इसको हम बना सकते हैं ऐसे कि ये सेंटर हो गया कार्बन का, और यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड सॉलिड से दिखाएंगे इनको, सॉलिड से, इन बॉन्ड्स को हम सॉलिड से दिखा रहे हैं जो अबव द प्लेन होंगे, और इन बॉन्ड्स को ब्रोकन दिखाएंगे जो बिलो द प्लेन होगा, और ये आपका सेंटर रहेगा। इनको ब्रोकन दिखाएंगे जो बिलो द प्लेन है। तो ये हो गया आपका अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये हो गया आपका बिलो द प्लेन, बिलो द। तो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीसर। तो फीसर प्रोजेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका ये हो गया। तो समझ में आया ये? हेलो संजना? यस ठीक है ना, अभी तो दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखिए फीसर से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। उन रूल्स को जो फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका कोई भी चीज कन्वर्ट बदलेगा नहीं, और उस चीज से आपको गलती नहीं होगी। क्योंकि जब आपसे स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप पूछते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वहां बताना होता है कि हमें कैसे क्या रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इफ देखिए हम यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम डिस्कस करते हैं तो उस केस में तीन चीजें हो सकती हैं। या तो दोनों मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो वो या तो दोनों सेम हो सकते हैं, तो सेम होंगे तो उनको कहेंगे होमोमर, होमोमर। और अगर वो डिफरेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे इनांसियोमर, इनांसियो, थोड़ा नीचे से इधर से लिखते हैं। एक तो रिलेशन ये हो गया, सेकंड रिलेशन होता है इनांसियोमर, इनांसियोमर मतलब कि इनांसियोमर तब होंगे जब डी एंड एल पेयर होते हैं या आर एंड एस पेयर होते हैं। जब दो स्ट्रक्चर हो, या तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में लिखें या आर एस कॉन्फ़िगरेशन में लिखें, तो उस केस में होंगे तो उनको हम लोग इनांसियोमर्स बोलेंगे। और थर्ड कैटेगरी होती है जब वो, जिनको हम लोग डायस्टीरियोमर कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो एक तो देखिए ये जो स्टार्ट होता है ये वन कायरल, मतलब वन कार्बन से लेकर के ऊपर तक, मतलब मोर देन वन एंड मोर देन वन कार्बन। बट डायस्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप जब भी आप निकालेंगे, डायस्टीरियोमर्स जब भी निकालेंगे तो मोर देन टू एंड मोर देन टू कार्बन एटम में ये होगा, उसमें हम चेक करेंगे। तो जब भी हमारे पास वन पैरल सेंटर है, एक ही कार्बन का सेंटर है, तो वहां पे हम लोग सेम या इनएंसियोमर का चेक करते हैं। और जब आपके पास टू कार्बन है और उससे अधिक है तो उसमें हम डायस्टीरियोमर चेक करते हैं। वो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम लोग कुछ रूल्स करेंगे। रूल्स ऑफ द फीसर प्रोजेक्शन, ये आप लिख लें, ये आपके लिए जरूरी है। रूल्स ऑफ द लिख लें, मतलब समझ जाइए, आप तो लिख ही लेंगे। रूल्स ऑफ फीसर प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ बोलते हैं, चाहे हम यहाँ कर रहे हैं,
हम कहेंगे कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया और इसके बाद से इसमें चेंज हुआ और ये इनिशियोमर बन गया या इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो आपको तो ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन जब हम 3D मॉलिक्यूल में करते हैं ना, 3D मॉलिक्यूल में, तो वहां पे आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि हाथ में जब मॉलिक्यूल रहता है तो वहां घुमाना आसान होता है, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वहां घुमाना आसान नहीं होता, क्योंकि कॉपी में तो आप कॉपी तो घुमाएंगे नहीं, और स्ट्रक्चर कॉपी में आपने राइट कर दिया तो घूमेगा नहीं। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी जैसे मान लीजिए 3D स्पेस में आपके दिमाग में अगर 3D फिगर नहीं बन पा रहा है मॉलिक्यूल का, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको स्टीरियो का जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो मतलब कि अंडरस्टैंड ना हो पाए, मतलब समझ में ना आ पाए। तो ऐसे केस के लिए कुछ देर के लिए शुरू में अगर आपको 3D बन नहीं पा रहा है तो पहले तो बनाने का प्रयास कर दीजिए अपने दिमाग में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा। इसलिए हम लोग मॉडल से दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, एक भी अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां पे हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि आप ये देखिए ऐसे हो रहा है। तो जब यहाँ होगा तो कॉपी में भी होगा, भले आप लिखते वक्त वो दिखता नहीं है, क्योंकि अब 3D मॉलिक्यूल में दिखता है और फीचर में बनाएंगे वहां पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज होगी। तो यहाँ पर दो तरह का रूल फॉलो करते हैं फीचर प्रोजेक्शन में। एक तो मॉलिक्यूल का रोटेशन, कि जो हमने प्लस वो बनाया है उसमें जो ग्रुप्स लगे हैं उनको रोटेशन कर दें विद इन द प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन। तो एक तो होता है आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करें और एक विद इन द प्लेन रोटेट करें। तो विद इन द प्लेन रोटेट करेंगे तो उसका एक अलग होगा। मैं वीडियो से बताने का प्रयास करता हूँ कि एक होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लेन है, ये प्लेन मान लीजिए यहाँ है, ये मॉलिक्यूल यहाँ है, तो हम अगर ऐसे ही हाथ इस पर सरका के रोटेट करें, जैसे इसे नचाए यहाँ पर, तो ये होगा विद इन द प्लेन रोटेशन। लेकिन सपोज कीजिए ये है हमारे पास ऐसे और हमने इसको पलट करके हाथ को ऐसे कर दिया, तो मतलब ये आउट ऑफ प्लेन रोटेशन कर दिया, मतलब कि ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो आउट ऑफ प्लेन रोटेशन हो गया। लेकिन हमारे पास ये हाथ ऐसे है और रोटेट करके हम ऐसे ला दिए, या तो अब दो तरह का रोटेशन होगा, एक तो ऐसे है, एक 90 डिग्री पर रोटेशन किए, फिर दूसरा आपने 180 कर दिया। तो इस तरह से बना, तो विद इन द प्लेन रोटेशन और आउट ऑफ प्लेन रोटेशन। तो आउट ऑफ प्लेन रोटेशन हम जब भी हम करेंगे तो सीधे 180 का करेंगे, यहाँ से सीधे पलट के ऐसे करेंगे, 180 का रोटेशन हो जाएगा इस तरह से हाथ पलट दिया। तो हमारे पास ये तरह का ऑप्शन होता है कि एक तो रोटेशन मॉलिक्यूल का, दूसरा होता है कि जब भी आपने सुना होगा कि जब एक बार तोड़ दें बॉन्ड को, तोड़ के इंटरचेंज कर दें, तो उस केस में कुछ और बन जाता है, जब डबल इंटरचेंज करेंगे तो कुछ और बन जाता है। तो एक तो होगा बॉन्ड इंटरचेंज का रूल, तो रूल ऑफ बॉन्ड इंटरचेंज, और दूसरा होता है रूल ऑफ रोटेशन। तो फीचर प्रोजेक्शन में हम लोग जो बात करेंगे वो रोटेशन का और बॉन्ड इंटरचेंज दोनों का बात करेंगे। तो ये चीजें आपको देखनी होती है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं और उस चीज को समझने का प्रयास करिए। हम लिख दे रहे हैं उसको कि कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम चेंज इंटरचेंज वाला, बॉन्ड इंटरचेंज वाला ही लिखेंगे। बॉन्ड इंटरचेंज का क्या रूल है, बॉन्ड इंटरचेंज के रूल से जब हम लिखेंगे तो वो चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो ये जो कैटेगरी है इंटरचेंज जो रूल्स में, फर्स्ट है बॉन्ड इंटरचेंज। बॉन्ड इंटरचेंज ये कहते हैं बॉन्ड इंटरचेंज रूल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को जो चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट चेंज, तो ये वाला जो होगा कि कैसे वो होगा ये चीज फर्स्ट कैटेगरी में। इसमें भी हमारा फर्स्ट जो है वो होगा, फर्स्ट जो कंडीशन होगा वो है वन इंटरचेंज और ऑड इंटरचेंज। वन इंटरचेंज और ऑड इंटरचेंज और ऑड इंटरचेंज। तो वन इंटरचेंज हो सकता है या ऑड इंटरचेंज हो सकता है। तो अगर ऐसा केस आता है तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो क्या होगा, वो होगा
कि जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एनंसियोमर। तो क्या बनेगा? एनंसियोमर। जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एनंसियोमर। एनंसियोमर, वो जो कंपाउंड बनता है वो एनंसियोमर होगा, यानी कि एक का दूसरा मिरर इमेज एंड देन नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये कि प्रेस करिए कि डीएल पेयर होगा या आरएस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के नाम के आएंगे तो वो चीज होगी। तो वन इंटरचेंज जब भी हम करेंगे तो ये चीजें आती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, वन एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड हमने ऐसा लिख दिया, हम यहाँ पर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में एक व्हाइट है, एक ब्लू है, ग्रीन है एंड रेड है। ये चार जो आपके ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। हमने सपोज किया कि ये हॉरिजेंटल वाला ले लिया, जो आपके तरफ है, हॉरिजेंटल वाला। तो हॉरिजेंटल वाला जो आपकी तरफ बनेगा, जो सॉलिड बनेगा हॉरिजेंटल वाला, एक तरफ को हम कर दे रहे हैं व्हाइट, एक ग्रीन, ऊपर वाले को रेड और नीचे वाले को ब्लू। वी हैव दिस। और अब आपके पास है वन इंटरचेंज, वन इंटरचेंज हमने कर दिया ग्रीन टू व्हाइट, ग्रीन से व्हाइट को इंटरचेंज कर दिया। तो वन इंटरचेंज कर दिया, वो आप देखें। अब हमारे पास है दो मॉडल। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, दो मॉडल है हमारे पास और ये इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला। वी हैव दिस स्ट्रक्चर। अब हम इस मॉडल को भी ऐसे ही ले लेते हैं, देखिए दूसरा वाला भी ये सेम स्ट्रक्चर है। देखें दोनों ही दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही सेम है, क्योंकि देखिए ये ब्लू है नीचे, ग्रीन के सामने ग्रीन है, व्हाइट के सामने व्हाइट है, रेड के सामने रेड है। तो ये क्या है? होमोमर्स है, सेम स्ट्रक्चर है। अब आपको जब एग्जाम में पूछता है तो दो स्ट्रक्चर दिए रहते हैं और दोनों में पूछता है व्हाट इज द रिलेशनशिप, तो क्या रिलेशनशिप इसका है। तो जब एग्जाम में आपको इंटरचेंज की पॉलिसी लगाते हैं तो वहां पे हम उसको प्रयास करते हैं कि ट्राई करते हैं कि क्या वो सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, क्या वो मिरर इमेज है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर दिखा दें। दोनों स्ट्रक्चर को आप देखें गौर से, ये होमोमर है, सेम है, एक ही जैसे हैं ये दोनों। मैं एक हाथ में पकड़ लेता हूँ ताकि समझ में आए सभी। ये देखिए ये सेम है, रेड के सामने रेड और इसके सामने ये। अब हम क्या किए हैं, ग्रीन को व्हाइट से इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे रख ले रहे हैं, इसी हाथ में ऐसे ही रख रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे इसको। तो इसको हमने तोड़ा और इसको तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ करके हमने व्हाइट को इधर कर दिया, ग्रीन को इधर कर दिया। अब आप देखें जो स्ट्रक्चर था पहले वाला, ये मेरे हाथ में ही था अलग से ही, अभी तो हाथ ही में था, ऐसे ही मैंने पकड़ा था इसको, और ये वाला व्हाइट वाला इधर आ गया, व्हाइट वाला। अब व्हाइट और इसको देखें गौर से, देखिए दोनों व्हाइट के बीच से अगर हम एक मिरर पास कर दें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट इमेज बन रहे हैं, मिरर इमेज। क्योंकि आप देखें ग्रीन के सामने ग्रीन आ रहा है, रेड के सामने रेड एंड ब्लू के सामने ब्लू, व्हाइट के सामने व्हाइट। तो एक आपका मिरर इमेज हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो पहले नंबर तो देखिए व्हाइट और ये दोनों तो मैच कर गए। तो हमने एक इंटरचेंज किया है, वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम पहले ड्रा कर देते हैं इसको, इंटरचेंज के बाद से रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन। तो ग्रीन ये वाले,
और आप देखिए कि दोनों स्ट्रक्चर के बीच से अगर हम यहाँ मिरर डालें तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है। बट क्या अगर हम इस स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर को उठा के सीधे, एक स्ट्रक्चर जो है आपके पास उठा के सीधे, ये स्ट्रक्चर था, इसको उठा के यहीं पर रख दें, तो क्या सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। आप देखें दो बॉन्ड तो मैच कर जा रहे हैं, बट यहाँ पे व्हाइट के सामने ग्रीन और यहाँ व्हाइट के सामने ग्रीन आ रहा है, तो दोनों ग्रुप सेम नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है और मिरर इमेज है। तो जब भी सुपर इम्पोजिबिलिटी, कोई भी मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है और मिरर इमेज होता है, तो उस केस में हम उसको इनैंसियोमर्स बोलते हैं। दैट केस में वो क्या होगा कि इनैंसियोमर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि ये जो दोनों के बीच जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर बने हैं, उन फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर के बीच जो रिलेशन आ रही है वो इनैंसियोमेरिक रिलेशन होता है, इनैंसियोमर्स। अभी हम थर्ड का बाद में बात करेंगे। सेकंड इसमें जो आपका है बी, इसमें जो होगी ये टू इंटरचेंज और इवन इंटरचेंज। इस केस में जो हमें मिलेगा वो होगा होमोमर, यानी कि सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम मॉलिक्यूल। देखिए अभी हमने वेरिएशन नहीं कराया है यहाँ पे। हम आप देखें कि जैसे ग्रीन का W से कराया था, हम चाहते तो इसका इससे भी करा सकते थे, या इसका इससे करा सकते थे, या इसका इससे करा सकते थे, किसी के साथ हम इंटरचेंज करा सकते थे। और कोई एनी वन इंटरचेंज ऑलवेज गिव एनैंसियोमर। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगा। तो वन इंटरचेंज तो हमने किया, फिर मॉलिक्यूल को हमने सेम कर ले रहे हैं, और सेम करने के बाद से तब हम बात करते हैं, हम दिखा देंगे आपको सेम मॉलिक्यूल को, और फिर हम टू इंटरचेंज करके यहाँ दिखाएंगे कि क्या यह सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम लोग कई वेरिएशन करेंगे, यहाँ पर कई वेरिएशन करके देखेंगे कि क्या पॉसिबल है इस तरह का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है W, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ये स्ट्रक्चर हमने ले लिया, ये होगा, यू कैन सी हॉरिजॉन्टल पे व्हाइट, ग्रीन, ऊपर जो है आपका रेड, और नीचे आपका क्या है ब्लू, नीचे ब्लू। तो इस तरह से अगर प्लेन यहाँ से पास करें तो ये दोनों जो है वर्टिकल जो बन रहे हैं वो ऊपर रेड है और नीचे क्या है ब्लू है। एक तरफ का जो है व्हाइट है और एक तरफ का ग्रीन है। तो हमने ग्रीन, व्हाइट और ये लिख दिया है आपके सामने, देखिए वो लिखा हुआ है। तो वो जब लिखा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे कि वन इंटरचेंज करेंगे एंड देन सेकेंड इंटरचेंज भी करेंगे। तो वन इंटरचेंज तो हम सेम कर देते हैं जैसा अभी हमने किया था, सेम का व्हाइट का ग्रीन से। तो फर्स्ट इंटरचेंज व्हाइट का ग्रीन से, तो ये हो गया ग्रीन, सॉरी ये व्हाइट हो जाएगा एंड दिस इज ग्रीन। ऊपर को हमने छोड़ दिया, तो हम इस मॉलिक्यूल को हाथ में ले रहे हैं और इसको चेंज कर दे रहे हैं। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर दिखा के इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली ये होता है ऐसा। तो इसलिए जब भी आप ये पॉलिसी लगाएं इंटरचेंज का तो तुरंत हो जाए। तो अब देखिए, और सॉरी मैंने थोड़ा ऐसा लिख दिया, अब ये ऐसा वाला करिए, ये वाला ऐसे, ये अब देखिए वही वाला कि व्हाइट 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 आमने सामने हो गए, ग्रीन ग्रीन दूर हो गए, रेड ऊपर है ब्लू नीचे है। ये ऐसे देखें, दोनों स्ट्रक्चर साथ में देख लें। जब भी हम वीडियो दिखाएं तो वीडियो आप अपने में बड़ा करके देख लीजिए ताकि समझ में आए। तो ये स्ट्रक्चर है। वन इंटरचेंज के बाद हमने बोला था कि इनैंसियोमर मिलेगा। वन इंटरचेंज गिव इनैंसियोमर, ये आपको इनैंसियोमर होगा, इनैंसियोमर। एंड अगेन सेकेंड इंटरचेंज, हम कई तरह का सेकेंड इंटरचेंज कर लेंगे। एक और यहां से कर लेंगे सेकेंड इंटरचेंज। मतलब अब क्या है,
ये आपके पास इनेंशियोमेरिक दो स्ट्रक्चर हैं इनेंशियोमेरिक। अब इनमें से तो एक दूसरा ये होता है कि आप खुद ही देखें, सपोज कीजिए कि जो बॉन्ड हमने तोड़ा था ये वाला W, मतलब कि व्हाइट को ग्रीन से हमने एक्सचेंज किया था, फिर से W को ग्रीन से एक्सचेंज कर दें तो देखिए सेम मिल जाएगा, W इधर आ जाएगा, W मतलब कि इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ग्रीन यहाँ चला जाएगा तो सेम ही मिल गया। तो एक तो हो गया कि फिर W का क्या हो गया था, ग्रीन से कर दें तो फिर आपको सेम टू सेम मिल गया, R G सॉरी W G एंड बी। बट यहाँ तो वही हुआ ना कि जिसको हटाए उसी को फिर लगा दिए तो सेम मिल ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इनमें से इन दोनों को आपस में न बदल के हम क्या कर रहे हैं कि आप देखिए ये वाला जो है ना ग्रीन एंड ब्लू, ये ग्रीन एंड ब्लू ये वाले जो हैं, इस स्ट्रक्चर को अभी देखिए हम अपने हाथ में रख रहे हैं ऐसे ही, ये एनेंशियोमेरिक थे दोनों ही, ये एनेंशियोमेरिक हैं दोनों ही, एनेंशियोमर्स हैं। अब इस स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं ग्रीन एंड ब्लू, इनको इंटरचेंज कर दे रहे हैं। सेकंड इंटरचेंज आप किसी को कर सकते हैं, जो भी आपके पास जो 4 बॉन्ड हैं उन 4 बॉन्ड में तोड़ करके हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दोनों को चेंज किया, देखिए इसको तोड़ा, हाथ में लिया ये वाला बॉन्ड हाथ में लिया और इसको तोड़ा। अब ग्रीन को हमने नीचे लगा दिया, यहाँ देखिए ग्रीन नीचे लगा दिया और ब्लू को यहाँ लगा दिया, और ये अपने हाथ में ऐसे ही था। अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो इंटरचेंज किया है आपने वो कुछ इस तरह से किया है। सेकंड में देखिएगा यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जी को हमने बदला है बी से सेकंड इंटरचेंज में, तो बी चला गया यहाँ, जी आ गया यहाँ, आर आ गया यहाँ और डब्ल्यू है यहाँ, ठीक है, डब्ल्यू है यहाँ पे। अब इस मॉलिक्यूल में तो ऐसे तो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पे कहीं से भी, जैसे ये क्या होता कि जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकंड बना था, ये थर्ड बना, थर्ड ए कर दे तो थर्ड ए में तो हूबहू सेम दिख रहा था पहले की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड इंटरचेंज तो किया है, बट ये फर्स्ट एंड ये वाला स्ट्रक्चर इसको अगर थर्ड बी कर दे तो ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। बट अब हम आइए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को किसी तरीके से नचा उचा के देखते हैं कि क्या सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। तो देखिए जो अभी बनाया था हमने वो हो गया, देखिए हमने कुछ किया नहीं, मत समझिए कि जादू का पुड़िया है कि छुपा के कुछ चेंज कर दिए, एक्चुअली ये होता है ऐसे, सामने रहते हैं आप लोग तो और भी अच्छे से समझ में आती चीजें। तो ये चीज हो गई कि देखिए होमोमर बन गया है, होमोमर बन गया, क्योंकि हम 3D मॉलिक्यूल जब हमारे हाथ में रहता है तो हम नचा सकते हैं। तो रिमेंबर first interchange or odd number of interchange give enantiomer and even interchange or two interchange give homomer। सपोज कीजिए कि इसमें एक, जब ये दोनों ही जो 1 एंड 3 बोथ क्या हैं आपके एनेंशियोमर हैं, सॉरी होमोमर हैं, तो इसमें अगला इंटरचेंज करेंगे तो थर्ड इंटरचेंज हो जाएगा। और चूंकि जब दोनों होमोमर हैं एक ही मॉलिक्यूल है तो उसके बाद से कहा जाए कि उसके बाद जो इंटरचेंज होगा वो थर्ड होगा, और थर्ड का मतलब 1 ही हो गया कि पहले वाले की अपेक्षा फर्स्ट इंटरचेंज किए। तो इसलिए क्या होता है कि फर्स्ट इंटरचेंज ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज गिव होमोमर एंड टू इंटरचेंज और इवन इंटरचेंज गिव एनेंशियोमर। रिमेंबर ऑलवेज, तो कभी भी आप कोई भी मॉलिक्यूल जब बनाते हैं, कोई भी जब स्ट्रक्चर आप करते हैं, तो उस केस में हम 1 इंटरचेंज जब भी करेंगे तो मॉलिक्यूल पहले वाले मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। इस चीज का रिमेंबर कीजिए, जो आपको इनिशियल मॉलिक्यूल आपने लिखा है उसमें अगर 1 इंटरचेंज करके कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस केस में 1 इंटरचेंज के बाद एनेंशियोमर बनेगा। बार बार ये चीज ध्यान रखिए कि 1 इंटरचेंज के बाद से एनेंशियोमर बनेगा उस मॉलिक्यूल का, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एनेंशियोमर कहलाएगा, और जब हम 2 इंटरचेंज कर देंगे तो होमोमर बन जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे कि इंटरचेंज पॉलिसी जो है वो हमने कहा था कि जब जी एंड बी को भी चेंज कर दें तो उस केस में क्या होता है, तो हम फिर इसी वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, जो ये स्ट्रक्चर था उससे बना सकते थे, तो हम बना नहीं रहे हैं, बनता वैसे ही, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन कर सकें। अब हमारे पास है
इसको जो है सेकंड रोमन में कर लीजिए, क्योंकि रोमन में रखा था। अब हमारे पास बी है, ये वाला बी, रोटेशन। रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें फर्स्ट जो रूल है वो है 90 डिग्री रोटेशन within the plane, 90 degree rotation within the plane. Give enantiomer, ध्यान रखेंगे कि enantiomer मिलता है, कायरल मॉलिक्यूल हो तो 90 डिग्री रोटेशन से enantiomer मिलेगा। इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। सपोज कीजिए है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला, CHO OH CH3H, 90 डिग्री रोटेशन within the plane, 90 डिग्री रोटेशन कर देते हैं। तो 90 डिग्री रोटेशन करेंगे, CH3 यहां आ जाएगा, OH यहां चला जाएगा, CH3 यहां चला जाएगा, और H यहां आ जाएगा। क्लियर है ना ये? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन वी फाइंड दिस स्ट्रक्चर। फिशर प्रोजेक्शन में जब हम 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर है जी? हेलो, यस सर। ठीक है ना? ये देखिए ये यही बनेगा ना 90 डिग्री से। हमने क्या किया कि CH3 को यहाँ कर दिया, जैसे कहने का मतलब ये, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो चारों को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हो गया, 90 डिग्री रोटेशन इसमें हो गया टोटल मॉलिक्यूल का। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि जब 90 डिग्री, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, ये रूल्स हमेशा लागू होगा। ये रूल्स ये लागू होगा कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो अबव द प्लेन होगा और जो वर्टिकल होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो अगर हम आपसे बात करें, अब यहाँ तुम दिखाए हुए वही कंपाउंड का, सपोज कीजिए आपको क्या किया, एग्जाम में दो कंपाउंड बना के यही दे दिया 1 and 2 और कहा व्हाट विल बी द रिलेशन। तो आप फट से अगर 90 डिग्री रोटेशन का आपको दिख रहा है तो आप जान जाएंगे कि एनेंटियोमर है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चेंज क्या हुआ है कि जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल है और कायरल मॉलिक्यूल है, अब ध्यान से सुनिए हमारी बात, जब कोई कायरल मॉलिक्यूल है और उस पर हम मिरर लगा दें, तो आफ्टर मिरर जब हम लगाते हैं तो मिरर लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसका अपोजिट बनेगा, और जो अपोजिट बनेगा उसका वो एनेंटियोमर होगा। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूल के बीच में मिरर लगाते हैं और कायरल है, तो मिरर में जो इमेज दिखती है वो वाली उसका क्या होती है, एनेंटियोमर होती है। तो आपके हाथ में जो मॉलिक्यूल एक साइड में है जिसपे आपने मिरर लगाया होगा, डी है तो दूसरा वाला एल हो जाएगा, या आर है तो दूसरा वाला एस हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब मिरर में हमारे पास होता है कि जो बॉन्ड अबव द प्लेन होते हैं मिरर में बिलो द प्लेन दिखते हैं, और जो बॉन्ड हमारे सामने जो है बिलो द प्लेन होते हैं मिरर में अबव द प्लेन होते हैं। तो हुआ क्या है कि इसमें दो बॉन्ड अबव द प्लेन है और दो बॉन्ड बिलो द प्लेन है, और जैसे ही हमने 90 डिग्री रोटेशन किया तो मामला उल्टा हो गया, उसमें उल्टा हो गया। देखिए इस मॉलिक्यूल को नहीं छोड़िए, दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे कि दो फिशर प्रोजेक्शन है, उन दोनों फिशर प्रोजेक्शन में क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्या हुआ, अब देखिए कि जब आपने CHO को OH के सामने रखा, यहाँ पे CHO आया OH के पास, यानी CHO यहाँ आ गया, तो पहले CHO बिलो द प्लेन था, अब CHO क्या आ गया, अबव द प्लेन। पहले OH अबव द प्लेन था, अब OH चला गया बिलो द प्लेन।
कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को देखिए, यहाँ पर ये दोनों जो वर्टिकल हैं वो यहाँ पे हॉरिजेंटल हो गए, और जो हॉरिजेंटल हैं वो वर्टिकल हो गए। तो हुआ क्या कि दो ग्रुप जो अबव द प्लेन थे वो बिलो द प्लेन चले गए, और जो बिलो द प्लेन थे वो अबव द प्लेन आ गए। तो इस केस में हुआ क्या कि 90 डिग्री रोटेशन से जब हम दूसरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, अपने आप ही जो वर्टिकल पे ग्रुप होता है वो हॉरिजेंटल पे चला जाता है, और जो हॉरिजेंटल पे ग्रुप होता है वर्टिकल पे चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि पूरी तरह से जब मिरर लगाने के बाद जो मामला बनता है वही मामला बन जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये क्या हो जाता है, इनेंसियोमर है। बट आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, क्यों दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन हम एक प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर बनाने का, स्ट्रक्चर बना के हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने तो डब्लू और ये ग्रीन का लिखा होता तो सपोज लीजिए कि ऐसे ही बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो में देखें, अभी ये मॉलिक्यूल क्या है आपके, सेम है, अभी ये सेम है, एक मॉलिक्यूल में ये सेम है, और ये जो आपके तरफ है ये हॉरिजॉन्टल वाला है, और ये आपका वर्टिकल वाला है। अब क्या हुआ है कि हम इसको यहाँ कर रहे हैं, इसको यहाँ कर रहे हैं, इसको यहाँ ऐसे कर दिए। अब दूसरे वाला स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही करने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। वैसे इससे न करके हम लोग इसको लिख के ही बताएंगे, एक मिनट रुक जाइए, तब हम लोग उससे बनाएंगे। ये वाला एक दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया ब्लू, दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, नीचे वाला ये व्हाइट। अब इसका हमने क्या 90 डिग्री रोटेशन किया, तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन हम इस मॉलिक्यूल को भी हाथ में ही रख रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, बस एक स्ट्रक्चर पहले बना देना। रोटेशन के बाद क्या बनेगा, जी यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ, सॉरी बी यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ, एंड आर यहाँ चला जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर ये है इसको तो हम ऐसे ही रख ले रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना है हम इसमें ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए हमें करना क्या है, रेड को ऊपर करना है, रेड को ऊपर, और ब्लू को नीचे करना है। एक मिनट, रेड को ऊपर, ब्लू को नीचे, रेड को ऊपर, ब्लू को नीचे। यहाँ व्हाइट क्या था, इसमें व्हाइट जो था नीचे था, ग्रीन ऊपर था, ब्लू इस साइड में है और रेड इस साइड में है। यहाँ पे हमने क्या करा है कि ये वाला रेड एंड ब्लू को यहाँ पे, व्हाइट इसके सामने, और ये इसको सामने हमने कर दिया। दोनों स्ट्रक्चर इसके हिसाब से फिट बैठ रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर को। अब हम इनमें दोनों में रिलेशन देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो क्या करते हैं, जब भी हमको दो को रिलेशन देखना होता है तो हम इस मॉलिक्यूल को तो घुमा ही सकते हैं कैसे भी, क्योंकि इसमें घुमाने का कोई रूल नहीं होता है। 3D मॉलिक्यूल को जब आप रोटेट करेंगे तो हमें कोई रूल की जरूरत नहीं होती है, वो उसी हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो ग्रुप को सुपर इम्पोज करने का प्रयास करते हैं, दो ग्रुप एक साथ लाते हैं। दो ग्रुप हमने ला दिया एक साथ, ग्रीन एंड रेड को, ग्रीन एंड रेड को इस मॉलिक्यूल में ला दिया। अब आप देखिए ये दोनों ही ग्रुप क्या है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ग्रीन एंड रेड, ये ग्रीन वाला देखिए ग्रीन, रेड तो सुपर इम्पोज होगा, ये नहीं हुआ। और इधर देखिए दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 90 डिग्री रोटेशन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था हमने इसमें भी चेंज करके देख लिया, और वो जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या है, इनेंसियोमर्स है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर में जो रिलेशन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनेंसियोमर। अब देखिए सेकंड रूल इसका है 180 रोटेशन within the plane
plane gives homomer यानी सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, ये याद रखेंगे। थर्ड इज 180 रोटेशन out of plane gives enantiomer सर जो इनेंशियोमर होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं ना? हाँ, मिरर इमेज में होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। मैं अभी लिख देता हूँ उसको यहाँ पे। सर 90 डिग्री पे आपने ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हमने रेड ग्रीन वाला, तो वो मिरर इमेज तो नहीं लग रहा है। हाँ, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हमने उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको दिखाया ना मॉडल में हमने आपको दिखाया है ना। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है आपके पास रेड ब्लू, पहले वाले उस स्ट्रक्चर को देखिए, उसको मैं मॉडल में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ग्रीन है एंड व्हाइट है नीचे, ये ब्लू एंड रेड को हम ऐसे कर दे रहे हैं। जो ब्लू एंड रेड है ये है आपके पास स्ट्रक्चर, ये दिख रही ना। तो ग्रीन एंड व्हाइट नीचे है, ऊपर नीचे, ब्लू के तरफ ब्लू है, रेड की तरफ रेड है। अब ये स्ट्रक्चर आपके पास है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला ले लेते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इसको बनाते हैं। तो रेड एंड ब्लू आमने सामने है, रेड एंड ब्लू आमने सामने है यहाँ, और व्हाइट एंड ग्रीन को हम इस तरह से कर लेते हैं एक साथ, व्हाइट एंड ग्रीन को। ये है रेड ऊपर, ब्लू नीचे, ग्रीन इस साइड और व्हाइट इस साइड सेकेंड वाले का। ये फर्स्ट वाले का है। फर्स्ट वाले में क्या है, ब्लू एंड रेड ये हो गए, ग्रीन ऊपर, ये ऊपर। अब क्या है कि अभी तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये दोनों स्ट्रक्चर मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं ना, देखिए मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं ना। लेकिन इन स्ट्रक्चर में चूंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअली हमने ये कहने का प्रयास किया है कि जब भी ये बनता है तो वहां पे भले नहीं दिखेगा 90 डिग्री पे, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इनेंशियोमर है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, इनके दो बॉन्ड को मैच करते हैं, जैसे ये हो गया ऐसे। तो जब इनके दो बॉन्ड को मिलाएंगे, ये दोनों बॉन्ड मिला दिए, ग्रीन रेड को एंड ग्रीन को, तो अब आपके पास व्हाइट और ब्लू आ गए, बच गए ऐसे। तो व्हाइट एंड ब्लू में देखिए ये क्या है, सुपर इम्पोज नहीं होंगे क्योंकि आमने सामने सेम ग्रुप नहीं आ रहे हैं। बट अगर आमने सामने इनको कर दिया, यहाँ कर दें, देखिए मिरर इमेज बन जाएंगे। तो हम जो आपको कहना चाह रहे हैं वो आपको याद रखना है। हम स्ट्रक्चर से आपको दिखा दिए कि ये होता है। अब आपको वो चीज रिमेम्बर रखनी है कि जब भी आप 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो पूरे ग्रुप एक साथ रोटेट होंगे। तो एक्चुअली 3 इंटरचेंज उसमें होता है, वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। 90 डिग्री रोटेशन पे एनेंशियोमर बनता है, यहाँ पे याद रखेंगे। 180 डिग्री रोटेशन पर होमोमर बनता है, ये याद रखेंगे। विद इन द प्लेन करेंगे, और 180 रोटेशन आउट ऑफ प्लेन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये था, इसी को हम ले लेते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इसी का 180 रोटेशन आउट ऑफ प्लेन कर दें, यानी सीधे पलट दें। तो पलटेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ग्रीन तो अपने जगह पे रहेगा, डब्लू अपने जगह पे रहेगा, ब्लू यहाँ आ जाएगा और रेड यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो मतलब आपको दिख भी जाता है, जैसे 180 रोटेशन आप देखें यहाँ पे तो दिख भी जाता है कि मेरा इमेज बन रहा है, क्योंकि देखिए ये मॉलिक्यूल 2D में है ना, तो 2D में हमेशा जो है नहीं दिख पाता है मेरा इमेज, इसलिए वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक तो 180 रोटेशन आउट ऑफ प्लेन गिव होमोमर, 180 रोटेशन आउट ऑफ सॉरी विद इन द प्लेन होमोमर, आउट ऑफ रोटेशन इनेंशियोमर देगा। और ये आपको तो दिख भी रहा है कि अगर यहाँ मिरर लगा दें यहाँ पर, तो आप देखिए ऐसे ही हो गया, मिरर लगा दें तो आपके पास मिरर हो गया। हम इस स्ट्रक्चर को बना देते हैं यहाँ पर, ग्रीन, व्हाइट
ब्लू, सॉरी, ग्रीन, व्हाइट एंड ग्रीन, ये ब्लू एंड रेड ये वाला है, और इसका ब्लू इधर करिए, इसका ब्लू करिए, तो देखिए देखिए मिरर इमेज बनेंगे, ये ब्लू ब्लू रेड और डब्लू का एक साथ बन रहा है, ग्रीन ग्रीन का यहाँ पे ये मिरर इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे तो दिख रहा है। तो 180 रोटेशन जब आउट ऑफ प्लेन करेंगे तो वहां पे मिरर इमेज बनेगा और आपको दिखेगा। और जब हम 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तो मिरर इमेज जैसा फिगर में नहीं दिखता है, लेकिन जब हम एक्चुअल मॉलिक्यूल के अंदर देखते हैं तो दिखता है। इसलिए हमने मॉडल का यूज किया ताकि ये चीज आपके समझ में आ जाए और आप वहां फिगर पे ना जाएं, जो वहां पे स्ट्रक्चर बना है उस पर सिर्फ ना जाएं, बस आप अपने दिमाग में बैठा लें कि एक्चुअली जब हम मॉडल से करते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इसका बॉन्ड का 1 इंटरचेंज गिव एनंसियोमर, 2 इंटरचेंज गिव होमोमर, और इसमें फिर आपको करना है कि 90 डिग्री रोटेशन विद इन द प्लेन गिव एनंसियोमर, 180 रोटेशन विद इन द प्लेन होमोमर, 180 रोटेशन आउट ऑफ प्लेन एनंसियोमर। देन हम यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख लेते हैं कि एनंसियोमर क्या होगा। जो एनंसियोमर होंगे, एनंसियोमर वो जो होते हैं वो हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये होता है। दूसरा है होमोमर, सुपर इम्पोजेबल आगे इसमें डिफिनेशन देने की जरूरत ही नहीं होती। और एक होता है डायस्टीरियोमर, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज। मतलब जब मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इम्पोजेबल भी ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वो डायस्टीरियोमर है। तो हम डायस्टीरियोमर के लिए बता दिए हैं कि ये तो 2 कायरल सेंटर से जब ऊपर होगा तभी हम चेक करेंगे। अगर 1 कायरल सेंटर है तो उसमें होमोमर, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर, मतलब होमोमर एंड एनेंसियोमर की बात आएगी। अगर 2 है, 2 से अधिक है तो तीनों ही डिस्कस करते हैं। एनेंसियोमर भी हो सकता है, होमोमर भी हो सकता है एंड डायस्टीरियोमर भी हो सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे कि फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का डिस्कस करेंगे। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन डिस्कस करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, आरएस एंड इजेड नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे ताकि वो स्कोरिंग हो जाए, तो कुछ नंबर का आपका काम हो जाए। तो ये होगा। हम लोग इनके जो क्वेश्चंस है रिलेशनशिप डिस्कस करने के, वो हम लोग थोड़े बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी जो समझ में आने वाली चीजें हैं वो कर लेते हैं, फिर कायरलिटी डिस्कस कर लेंगे, तभी तो आप और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फिर हम लोग इनके रिलेशनशिप का वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए आपसे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं। 2 स्ट्रक्चर दे देगा, पूछेगा कि ये एनेंसियोमर है, होमोमर है, डायस्टीरियोमर है कि क्या है, ये पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका तरीका होता है पूछने का कि आपको कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे विच वन कायरल, ये कायरल, ये आपसे पूछते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कल जो है ये फ्लाइंग वेज को डिस्कस करके, फ्लाइंग वेज फार्मूला बना के, फ्लाइंग वेज के बाद से हम लोग क्या करेंगे कि आरएस एंड इजेड नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक दिन में कल के क्लास में कुछ नंबर का काम हो जाए। और कुछ जो आपसे ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपको बता भी देंगे कि क्या क्या पूछा, जो सिंपल सिंपल वाला है, फिर उसके बाद टफ वाला भी चलेंगे। तो आज हम यहीं पर रोकते हैं।